नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करते हैं। वैसे तो मैं आज करेंट रियलिटी के टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था कि कैसे उसमें से फोकस हटाते हैं, और वो वीडियो मैं इसके बाद बना ही दूंगा। लेकिन इस वीडियो के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आई कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, क्योंकि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का सही तरीका नहीं पता होता। वो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस मैनिफेस्टेशन के लिए वो कोशिश करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए, उसके बावजूद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। और ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती, उल्टा फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ता जाता है। क्योंकि देखा जाए तो मोस्टली लोगों को ये भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक है और सिर्फ दुनिया के कुछ लोग ही इसे कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली पूरी तरह से आपकी वाइब्रेशन पे काम करता है। आपकी जैसी वाइब्रेशन होती है आपको हमेशा वैसा ही मिलता है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो सिचुएशन और ऐसी होती है कि आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओ। एंगर में और एंगर मिलता है, जेलसी में और जेलसी मिलती है, नेगेटिविटी में और नेगेटिविटी मिलती है। वही फीलिंग्स जितनी अच्छी होती है, मैनिफेस्टेशंस उतनी अच्छी होती है। और जिनकी भी लाइफ आपको लगता हो कि मैजिकल है, आपसे कुछ ज़्यादा डिफरेंट है, तो उनकी लाइफ डिफरेंट नहीं है, जस्ट उनकी फीलिंग्स आपसे डिफरेंट होती है। और हर तरह की फीलिंग्स को क्रिएट किया जाता है और आप भी उसे आसानी से कर सकते हो। लेकिन हम उसे कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा सारा फोकस हमारी डिज़ायर के ऊपर होता है, जो कि देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने डिज़ायर के ऊपर ना भी फोकस करो उतना, तो भी आप उस चीज़ को आसानी से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर चलते हैं तो उसे हमें अपने लाइफ के अकॉर्डिंग देखना चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से देखना चाहिए। क्योंकि दुनिया का हर एक पर्सन एक दूसरे के जैसा ही होता है, लेकिन स्टिल उसकी लाइफ एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट होती है और उसके लाइफ के सारे एक्सपीरियंस भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में देखते हो और सेम वो ही चीज़ करो जो वो पर्सन करता है, फिर भी आपको डिफरेंट ही रिजल्ट मिलेंगे। आपको और उस पर्सन को कभी भी सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली में हो, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और वहीं कोई दूसरा पर्सन कोलकाता में है और उसे कोलकाता से मुंबई जाना है। तो डेस्टिनेशन दोनों की सेम है, दोनों को मुंबई ही जाना है, लेकिन एक पर्सन कोलकाता में है तो दूसरा पर्सन दिल्ली में है। और दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस और कोलकाता से मुंबई का डिफरेंस दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। अब जो पर्सन दिल्ली में है वो वहाँ से मुंबई जाने के लिए अगर कोई फ्लाइट लेता है तो वो बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगा। और सेम कोलकाता वाला पर्सन अगर सेम तरह की फ़्लाइट से यानी सेम कंपनी की फ़्लाइट से मुंबई आना चाहे तो वो भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन स्टिल डिफरेंस होगा उसके टाइम में, क्योंकि दिल्ली और मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कोलकाता और मुंबई के डिस्टेंस से कम है। लेकिन एट द एंड दोनों पर्सन मुंबई पहुंच जा रहे हैं। तो सेम हमारी लाइफ है, हम अपने स्टैंड पॉइंट के हिसाब से उसको देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारी लाइफ का इस वक्त एक्सपीरियंस बहुत अलग हो किसी दूसरे पर्सन से। हो सकता है कि किसी पर्सन की इस वक्त जॉब ना हो तो जॉब को लेकर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा हो। वो पर्सन हो सकता है बहुत परेशान हो, ओवर थिंकिंग में फंसा हो, कैसे चीज़ें होंगी उस चीज़ों में फंसा हो। तो उस वक्त उस पर्सन के लिए ईजी ये होगा कि वो अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश करे। जो थॉट्स उसे बहुत ज़्यादा परेशान करे वो थॉट्स को कम करने की कोशिश करे। उसके बाद उसे वो सही रास्ता दिखेगा जहाँ से उसे उसकी जॉब मिल जाएगी। और उसके लिए मान लीजिए वो कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और मान लीजिए मेडिटेशन करने से वो स्टार्टिंग करता है। और जब वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करता है तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि वो कोलकाता वाला पर्सन है जो मुंबई जाना चाहता है और वो अपनी फ़्लाइट में इस वक्त बैठ चुका है। और क्योंकि कोलकाता से मुंबई तक का जो डिस्टेंस है, मुंबई तक पहुंचने के लिए उसे वो डिस्टेंस कवर करना ही होगा। यानी हो सकता है कि टाइम में थोड़ा वो जल्दी हो जाए या थोड़ा लेट हो जाए उन चीज़ों में, लेकिन डिस्टेंस में उतना अंतर नहीं रहेगा। जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस तो कवर करनी ही होगी। तो जब हम मेडिटेशन या फिर कोई और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो उसको भी एक डिस्टेंस के तौर पर देखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि कोलकाता टू मुंबई मान लीजिए 1600 किलोमीटर है बाई फ्लाइट। तो इस जगह पर हमें पता होता है कि हमारी फ़्लाइट का डिस्टेंस है जो वो 1600 किलोमीटर का है। तो इस हिसाब से प्लेन 2 से ढाई घंटे में हमें मुंबई पहुंचा देगा, क्योंकि हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम अपने माइंड में चल रहे थॉट्स और इमोशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो किस तरीके से चल रहे हैं। हम उसमें जस्ट इतना ही देख सकते हैं कि वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि फ़्लाइट की डिस्टेंस तो एकदम कवर्ड है पूरी तरह से कि इतने किलोमीटर है, इतनी देरी में हम पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम होगा तो आपको भी पता रहेगा कि हो सकता है प्लेन डिले हो जाए या मौसम ख़राब हो उसकी वजह से डिले हो जाए, लेकिन डिले होने के बावजूद भी आप उस जगह पर पहुंचोगे ही, क्योंकि आप सही फ्लाइट पर बैठे हो जो मुंबई जा रही है, तो वो आपको वहाँ पर पहुँचा ही देगी। लेकिन सेम जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं
तो उस वक्त हमें डिस्टेंस का नहीं पता होता उसमें कि हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उस जगह पे। तो इसीलिए वहाँ पर हमें पेशेंटली चीज़ों को करना पड़ता है। अगर एक अनुमान भी लगा कर चले तो 2 से 3 महीने का टाइम इनफ होता है आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए पूरी तरह से। यानी 2 से 3 महीने अगर आप कंटिन्यूसली मेडिटेशन डेली करते रहो तो आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन को 1 महीने में वो सारी चीज़ें मिल जाए, किसी को 2-3 महीने लगे, तो किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कोई पर्सन कितनी दूर है अपनी डेस्टिनेशन से। सबकी डेस्टिनेशन मान लीजिए जैसा कहा कि मुंबई है, लेकिन हो सकता है कोई दिल्ली में हो, कोई रांची में हो, कोई कोलकाता में हो, कोई चेन्नई में हो, कोई बेंगलोर में हो, कहीं भी हो सकता है। तो जिस भी सिटी में वो है वहाँ से अगर उसे मुंबई तक पहुँचना है तो उसे उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना ही होगा। टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस हर एक पर्सन को हो सकता है, लेकिन एट द एंड सारे मुंबई पहुँचेंगे ही, अगर वो कुछ ना करे, सिर्फ जाके फ्लाइट में बैठ जाए तो। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस आपके लिए एक फ्लाइट की तरह है और जिसका कैप्टन यूनिवर्स है। क्योंकि जैसे अगर आप ट्रैवल करते हो, प्लेन में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो, तो वहाँ के पायलट को आप नहीं जानते कि वो कौन पर्सन है, कौन है कैप्टन उस चीज़ का, लेकिन स्टिल आप उस पर्सन पे बिलीव करते हो कि वो पर्सन अगर उस चीज़ को चला रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस है उसको करने का। तो हम इसी भरोसे के साथ चुपचाप बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वही जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो सेम ट्रस्ट उस पर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाकी लोगों के लिए, जबकि यूनिवर्स ऐसा है कि वो पूरी दुनिया को चलाता है। तो यूनिवर्स पे भी हमें उसी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए कि हमें जो चीज़ हमारी लाइफ में चाहिए उस तक यूनिवर्स हमें पहुंचा ही देगा। लेकिन हमें क्या है, जस्ट हमें फ्लाइट में बैठना है। और फ्लाइट क्या है, हमारी प्रैक्टिस है फ्लाइट कि अगर हम प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहे तो हो सकता है कि हमें कुछ महीने का टाइम लगे, किसी को ज़्यादा लगे, किसी को कम लगे, क्योंकि हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग है, हर किसी के एक्सपीरियंस अलग है, हर कोई इस वक्त कुछ ना कुछ फील कर रहा है, लेकिन उसके फीलिंग का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए टाइम भी एक दूसरे को डिफरेंट ही लगेगा, लेकिन एट द एंड सारे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, सारी अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर वो इस चीज़ को फॉलो करते रहे। तो इतना ही सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी अपनी डिज़ायर से हटकर, क्योंकि अगर कोई डिज़ायर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप जितना उसमें सोचने की कोशिश कर रहे हो उतना रेजिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है, अपना पॉजिटिव सोच पा रहे हो, वहाँ पे ना ही उस पर से ध्यान हटा पा रहे हो, तो आपके पास यही सॉल्यूशन बचता है कि आप अपने डिज़ायर को थोड़ा सा हटा के फोकस अपनी प्रैक्टिस पे कर दो। और डिज़ायर से मैं फोकस हटाने को कह रहा हूँ, डिज़ायर छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने बहुत सारी टेक्निक्स की हैं अपनी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, वो सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी आपको कोई चीज़ नहीं मिली उसमें से। तो इसका यही मतलब निकलता है कि आपको एक डिफरेंट तरीका अपनाना चाहिए। वो डिफरेंट तरीका यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस सही रहेगी तो आप उस जगह तक पहुँच ही जाओगे। यानी एक बार जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन पहले उस जगह तक जाना होगा। यानी मान लीजिए आपको अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ये वाली फीलिंग में से निकलना होगा कि वो पर्सन इस वक्त आपके साथ नहीं है या वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता, और ये फीलिंग आपको हमेशा बुरा फील कराती रहेगी। तो जब तक आप इस फीलिंग में रहोगे तब तक आप एक जगह पर स्टक रहोगे और वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाओगे। वहीं जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ये रेजिस्टेंस आपकी रिलीज हो जाएगी, प्रैक्टिस से ओवर थिंकिंग आपकी रिलीज हो जाएगी। जब ओवर थिंकिंग खत्म होगी तो आपका माइंड ये सोचना बंद कर देगा कि वो पर्सन आपके साथ नहीं है। और हो सकता है कि प्रैक्टिस करते वक्त भी वो पर्सन आपके साथ ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहोगे आपकी थिंकिंग सही होने लगेगी, इमोशंस आपके सही होने लगेंगे, तो उस पर्सन के ना होने की बुरी फीलिंग जो आपके अंदर आती है वो आनी कम हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी और आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, अपने जीवन से प्यार करने लगोगे। और उस वक्त तक देखोगे कि आपकी लाइफ में वो सारी रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा था। और क्योंकि आप एक ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशन में पहुंच जाओगे जहां पर आप हमेशा अच्छा फील कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुश रह रहे होंगे, फिर आप देखोगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आके आपसे जुड़ जाएगा और आप हटाना भी चाहोगे उसे अपनी लाइफ से तो भी वो नहीं हटेगा। यानी इस वक्त जैसा आप उस पर्सन के लिए फील करते हो वैसा वो पर्सन आपके लिए फील करना स्टार्ट कर देगा अगर आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहोगे तो इसीलिए प्रैक्टिस पर ही हमेशा अपना फोकस रखिए। और प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कैसे करते हैं वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि इस वक्त आप कहाँ पर है और वहाँ से आपको कहाँ पर जाना है, उस हिसाब से आपको अपने प्रोसेस को चूज करना है। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेडिटेशन से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि हर एक टेक्निक हमारे इमोशंस को थोड़ा चेंज करती है, तो उसे यूज करने के लिए भी हमारे कुछ इमोशंस होते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हर कोई कर सकता है, लेकिन कई बार उसे हम नहीं कर पाते हैं किसी किसी सिचुएशंस में। जैसे कई लोगों को मेडिटेशन ऑलरेडी बहुत बोरिंग लगता है और कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, तो उनको मेडिटेशन में आंखें बंद करने में भी डर लगता है। और जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो मेरी स्टार्टिंग की सिचुएशन भी वैसी थी। तो मेडिटेशन से पहले मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही थी उस वक्त, और उस मेडिसिन से मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक हुआ था।
तो जब मुझे लगा कि हाँ मेडिसिन से वो बैलेंस आ चुका है कि अब मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैंने तब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। यानी मेरी मेडिसिन स्टार्ट होने के 14-15 दिनों के बाद मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। उससे पहले तक मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता था और उसके बाद मेरा फोकस पूरी तरह से इस बात पर होता था कि मैं डेली मेडिटेशन करूं। और कभी भी मैं परफेक्शन में नहीं जाता था कि मैं कैसे मेडिटेशन को कर रहा हूं, क्या मेरा तरीका सही है, उन सारी चीज़ों पर मैं उतना ध्यान नहीं देता था। मेरा फोकस बस इतना होता था कि मैं डेली मेडिटेशन करूं और मैं डेली मेडिटेशन करता जाता था। कभी 1 मिनट करता था, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। ऐसे करते करते मेडिटेशन में मेरी हैबिट होने लगी। फिर जब मेडिटेशन 15 मिनट्स कंसिस्टेंटली डेली मुझसे होने लगा, फिर धीरे धीरे मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे। ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से मेरा माइंड निकलने लगा। मेरा माइंड हमेशा खुश रहने लगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फील करने लगा। फिर वो अच्छी फीलिंग ही मुझे बताती गई मुझे नेक्स्ट क्या चीज़ करनी चाहिए। 3 महीने के कंटिन्यूअस मेडिटेशन के बाद मुझे ये इम्पल्स आई कि मैं ग्रेटिट्यूड वॉक को अपनी लाइफ में ऐड करूँ। फिर मैंने उसे अपनी लाइफ में ऐड किया और उसे भी 3 महीने कंटिन्यू किया मेडिटेशन के साथ। फिर जब ग्रेटिट्यूड फील करना मेरे लिए एकदम नेचुरल हो गया तो उस प्रोसेस को छोड़ देने की इम्पल्स आई। तो फिर मैंने उस प्रोसेस को छोड़ दिया और फिर अपनी इम्पल्स को फॉलो करते हुए मैं अब्राहम की दूसरी बुक तक पहुंचा, जिसका नाम है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने पढ़ा था ताकि मैं अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट कर सकूं। और उस बुक में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ज़्यादा सिखाया गया था और उस बुक से मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कंटिन्यूअसली लिखने लगा। यानी मैं नवंबर महीने से, पिछले साल के नवंबर महीने से लिख रहा हूँ और आज तक लिख रहा हूँ। तो 1 साल मुझे होने जा रहा है। अब आप ही इसमें देखो कि जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था, रिजल्ट मुझे उसके अगले दिन ही मिल गया था। स्टिल मैं 1 साल तक उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेम प्रैक्टिस को अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसे कंटिन्यू करने का इंटेंशन मेरा ये रहता है कि मुझे जस्ट एक बार मनी मैनिफेस्ट नहीं करना, मुझे पैसे कमाने हैं और कंटिन्यूसली कमाने हैं। तो अगर कंटिन्यूसली मुझे पैसे कमाने हैं तो प्रैक्टिस भी कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा करनी होगी और तब तक करनी होगी जब तक मुझे खुद ना लगने लगे कि हाँ अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं कुछ और कर सकता हूँ। या फिर वो इम्पल्स जब तक मुझे नहीं आती तब तक मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसी बीच मैंने सब्लिमिनल को भी सुनना स्टार्ट किया था। और सब्लिमिनल को तो मैंने कुछ ही दिन सुना था और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। इतने मिले थे कि मुझे सब्लिमिनल को छोड़ना पड़ा था कि मुझे और रिजल्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा होते जा रहे थे कि मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। तो अलाइनमेंट ऐसी ही होती है, जब आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहते हो उसके साथ जब आप कोई प्रोसेस जोड़ देते हो तो वो प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं स्क्रिप्टिंग मेथड के बारे में, जब मैं स्क्रिप्टिंग करता था, जब तक मैंने मेडिटेशन करना नहीं स्टार्ट किया था उससे पहले जब तक मैं स्क्रिप्टिंग करता था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी थी अपने पेपर्स पे, लेकिन उनमें से एक भी चीज़ कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई। लेकिन जब मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करने लगा, प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहने लगा, उसके बाद अब जब मैं किसी भी चीज़ को अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखता हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ सच ना हो, क्योंकि ये बिलीफ आपको अलाइनमेंट देती है, ये एक्सपेक्टेशन आपको अलाइनमेंट देती है और ये सारी चीज़ें आपको अलाइनमेंट से मिलती है। और अलाइनमेंट अगर आप देखो तो आपको कंसिस्टेंसी से मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कंटिन्यूसली फॉलो करो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही। तो एट दी एंड बात ये आ जाती है कि आप चाहे जिस भी प्रोसेस से स्टार्ट करो, आपकी अपनी मर्जी है। आप मेडिटेशन से स्टार्ट करो या ग्रेटिट्यूड वॉक से स्टार्ट करो या पॉजिटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट करो या सब्लिमिनल यूज़ करो या फिर आप स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट करो, जिस भी प्रैक्टिस को मन करता है आपका वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जस्ट आपको उसकी पूरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए इसमें चलना है ताकि आपको आपके रिजल्ट्स मिले। और क्योंकि हर किसी का, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस हर किसी का अलग हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन एट दी एंड डेस्टिनेशन तक हर एक पर्सन पहुंचेगा अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को करेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रोसेस से स्टार्ट करना हो तो सारे प्रोसेस आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे। और अगर आपको सब्लिमिनल से स्टार्ट करना हो तो सब्लिमिनल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि सब्लिमिनल क्या होता है तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको पर्सनली अपने लिए सब्लिमिनल बनवाना हो अपनी किसी स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।